व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। भारत रूस के मिलिट्री बेसिस पर अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान खड़े कर सकता है। अब ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में भूचाल ला दिया है। भारत और रूस के बीच जिस समझौते को रूसी संसद से मंजूरी मिल गई है उसका नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी डिफरेंट बात हुई है कि इंडिया के अंदर 3 ममालिक के एम्बेसडर्स ने ख़त लिखा है। यूके, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने ख़त लिखा है और ख़त में लिखा है कि जनाब ये रशिया जो है उसने सिस्टमैटिक एग्रेशन की है यूक्रेन के खिलाफ और एयर स्ट्राइक्स की हैं। राइट बिफोर आवर आइज इन न्यू दिल्ली एक बहुत बड़ा इवेंट, जो जियोपॉलिटिकल इवेंट बोलता हूं मैं, 1 साल से वेट है हमारी कि रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहा है। और ये ग्लिच, क्या ये मैसेज है? वार्निंग शॉट फायर्ड फ्रॉम द वेस्ट, जहां पे टारगेट किया गया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी सॉवरेनिटी को। एक सिग्नल कि अपनी लाइन से बाहर मत निकलना। ये मैंने पहले बोला था, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपनी लाइन से बाहर मत निकलना। और वाशिंगटन की तरफ रखा हुआ है। 2030 के अंदर आप ये देखिए कि $500 अरब हजम रखा हुआ है अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारत का, और इससे कहीं कम रशिया और भारत के दरमियान जो है अब वो तिजारती हजम इंडियन सरकार की तरफ से रखा गया है। तो इंडियन अभी भी इंडो पैसिफिक के अंदर देख लें आप कि उस इतिहाद का हिस्सा है, क्वाड का हिस्सा है, जो कि चाइना के अगेंस्ट है, खालिस्तान चाइना के अगेंस्ट है, इसमें तो दो राय नहीं है। अब पुतिन ये चाहते हैं कि भारत जो है वो मगरबी निज़ाम के अंदर रहा, अमेरिका के साथ रहा, लेकिन अब तो अमेरिका के डॉलर को भी चैलेंज करने के लिए एक निज़ाम मौजूद है, ब्रिक्स की सूरत में मौजूद है, और मगरबी निज़ाम उस हद तक अब वो खुद चूंकि कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उस हद तक एक्टिव नहीं है। तो भारत के पास अब उस तरह से कोई जवाब नहीं रहा कि वो इस कैम्प के अंदर है। इसलिए भारत को अब ये सूट करता है कि वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए और मुकम्मल एक्टिव हो। जो चाइना जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बड़ा समझौता, सैन्य समझौता रूस के संसद में पास हुआ भारत को लेके, जिसमें ये कहा गया रूस की संसद की तरफ से कि आने वाले समय में जब नरेंद्र मोदी जी इस समझौते को पक्का करेंगे भारत की तरफ से, रूस की तरफ से तो होगे, कि लॉजिस्टिक समझौता दोनों सेनाओं के बीच यानी रूस और भारत के बीच वो होने वाला है, जिसके तहत भारत जो है रूस में जो बेसिस हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं और जो एयर बेसिस है, वहाँ से अपने जो जेट्स है न सिर्फ उनका यूज़ कर सकता है बल्कि वहाँ पे लाके खड़ा कर सकता है। किसी और चीज़ों के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, लॉजिस्टिक्स के लिए या काउंटर टेररिज्म या अपने दुश्मनों को टारगेट करने के लिए। सेम उसी तरीके से रूस को भी भारत अहम ठिकानों पे एक्सेस देगा जहाँ से रूस को ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ही भारत को देगा, भारत को भी देना पड़ेगा। ये म्यूचुअल आप लॉजिस्टिक कह सकते हैं समझौता है। तो ये सारी चीज़ें यूरोप को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। यूरोप के जो 3 एम्बेसडर हैं, फ्रांस, यूके और जर्मनी, इन्होंने लेटर भी लिखा भारत के विदेश मंत्रालय को कि भाई रूस जो है वो एग्रेसिव रहा है यूक्रेन वॉर में। तो ये सारी चीज़ें तो भारत भी कहता रहा है यूरोप के देशों को कि पाकिस्तान लगातार जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा जैसे देशों को जैसे आतंकवादी संगठन को पनाह देता रहा है, आप भी कदम उठाएं। तो उन्होंने तो कुछ नहीं उठाया। तो वैसे भारत भी इनका लेटर पकड़ के पढ़ तो ले रहा है, लेकिन पढ़ के बस उसको कूड़े में डाल दे रहा है। इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। जब आपने भारत ने आपको पाकिस्तान को लेकर शिकायत की तो आपने तो पाकिस्तान को होस्ट किया, IMF से कर्ज दिलवाया उनको, ताकि और पाकिस्तान आतंकवाद को दे सके। अभी जो मिलती हैं वेपन्स आतंकवादियों के हाथों में, वो मेड इन चाइना तो होती हैं, पर मेड इन बेल्जियम भी होती हैं, मेड इन जर्मनी बुलेट्स भी यूज़ करते हैं लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी। तो भारत भी तो इसका कंप्लेन करता है, इन देशों को समझना चाहिए। खैर, अब देखते हैं पुतिन जी के भारत दौरे के बाद क्या क्या एग्रीमेंट निकल के सामने आते हैं जो यूरोप और अमेरिका को और प्रभावित करेंगे। पुतिन का आना इंडियंस और जो यूरोपियंस हैं वो तो इसको बहुत बुरा मना रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पहले वो समझते थे कि ठीक है, चलो चाइना के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से वो बहुत सारी बातें जो हैं वो करते थे कि यार एक ठीक है, इनका एक ताल्लुक है, वो एक चीज़ है, ठीक है जी। तो दैट इज़ वन थिंग। अब पुतिन का आना मतलब उस पर यूरोपियंस जो है दे गॉट इर्क्ड। उन्होंने कहा कि ये क्यों किया इन्होंने, जब पुतिन को दुनिया में कोई वेलकम नहीं कर रहा, ये क्यों बुला रहे हैं। ये चीज़ जो है पुतिन जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करता है कि इंडिया जो है इस अ डिफरेंट कंट्री। दूसरी तरफ से इंडियंस ये समझ रहे होंगे कि हम पहले ही अगर तेल कम ले रहे हैं तो फिर आपको क्या एतराज़ है, मतलब व्हाट आर यू अप टू, आपको क्या मसला है फिर, ठीक है ना जी।
तो दैट इज़ समथिंग जो मुझे नज़र आ रही है और मुझे जिसकी समझ आ रही है। अब जो उन्होंने किया है, जो ख़त लिखे हैं, इस ख़त को ज़ाहिर बात है दे कंसिडर दिस कि यार ये इनको ख़त नहीं लिखना चाहिए था, इन्होंने हमारे डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उनकी वायलेशन की है। इंडियंस ये कह देंगे, अमेरिकन्स पहले ही नाराज़ हैं क्योंकि अमेरिकन्स कहते हैं कि भाई बेसिकली तो अमेरिकन ये उन्होंने समझा कि यार ये अच्छा दोस्त है हमारा इंडिया, इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, तेल खरीद रहा है धड़ाधड़, तेल खरीद रहा है, और जब तेल खरीद रहा है और हमें मुश्किल में डाला हुआ है, इस तेल खरीदने की वजह से रशिया जो है वो अमीर है, इस तेल खरीदने की वजह से रशिया अमीर है, तो ये क्यों ऐसे इन्होंने ये करते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग जिसको मैं व्हाट आई सी। अब दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है ना वो एक की है, एक पोजीशन क्रिएट की है, ठीक है जी। और उस पोजीशन में इस अंदाज से चीज़ें रखी हैं, उस पोजीशन में इस अंदाज से चीज़ें रखी हैं कि जनाब रशिया बेसिकली एग्रेसर है, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी इसने टारगेट किए हैं, यूक्रेन के हवाले से भी इसने बहुत टारगेट किया है, सिस्टमैटिक एग्रेशन है। ये बेसिकली जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं उसके लेटर में मैं बता रहा हूँ, और रशिया का जो ग्लोबल बिहेवियर है वो ख़तरा है अमन एंड सिक्योरिटी के लिए, और नरेंद्र मोदी जो है उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको इनको नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, आप पहले उनसे तेल ले रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज़ समथिंग। अब ये जो ओपेड है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो इसका कुछ दिन पहले पब्लिश होना, 4-5 को उन्होंने आना है, ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट है और रशिया प्लान कर रहा है कि वो स्पेशल एंड प्रिविलेज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया एंड रशिया की, उसको मजीद स्ट्रेंथन करे, और फोकस किसके ऊपर होगा, डिफेंस के ऊपर, ऑयल के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, एक ब्रॉडर कोऑपरेशन जो होता है उसके हवाले से। और ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है जी, ये जो ओपेड है, इसकी वजह से यूरोपियन जो पावर्स हैं वो अपना बेसिकली डिस्प्लेयर शो कर रहे हैं कि यार ये क्या इन्होंने किया, ये क्यों इस तरह किया। तो ये एक बेसिकली, अब इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस कहते हैं इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी है। मैं देख रहा था इंडिया का रिएक्शन आया इसके ऊपर, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो रिक का जो वो है वो कुछ भी नहीं है। पुतिन जो है उसका जो इंडिया के विजिट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं जी कि यूरोपियंस, इंडियंस कहते हैं जी कि वी हैव टेकन स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, हमने चीज़ों को थोड़ा देखा है और हमने इसको समझा है कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनका करना बनता नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, दे आर इनटू दिस गेम। बहरहाल ये जो भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, ठीक है जी। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि यूरोपियंस जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, यूरोपियंस अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे, मुखालिफ इत्तेहाद हैं उससे निकले और RIC को मजीद आकर एक्टिव करे। अब ये बड़ी बेहतरीन किस्म की पेशकश है, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन भारत हिचकिचा क्यों रहा है? भारत इसलिए हिचकिचा रहा है कि भारत ये जानता है कि RIC का मतलब ये है रशिया, इंडिया और चाइना, और चाइना का मतलब ये है पाकिस्तान। जाहिर है जब आप चीन के साथ आप बैठेंगे, अब इंडिया के अंदर इसको लेकर दो मुतजाद या राय है या आप इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक राय तो ये पाई जाती है कि हमें इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर चाइना है और चाइना का मतलब यह है कि पाकिस्तान है, और जो भी फैसले, जो चीज़ें भी होंगी, चाइना ने अपना जो तमाम जो पलड़ा है वो तो रखना ही पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान साइड के ऊपर होना है, जानबदारी का मुजाहरा करना है। तो हम क्यों कर एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने कि हम अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले लें, हम मगरबी दुनिया से भी दुश्मनियाँ मोल ले लें, और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने जहां का एक जो बड़ा मुल्क है चाइना, वो ऑलरेडी हमारे एक अजली दुश्मन के साथ स्टैंड होता हुआ, उसके साथ उसने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई हुई है, उसके साथ वो खड़ा हो। जबकि दूसरी राय ये यहाँ पर ये पाई जाती है कि भारत को मुकम्मल इस प्लेटफॉर्म से निकलना नहीं चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्लेटफॉर्म को एक्टिव कर लेना चाहिए प्लान बी के तौर पर। और इससे होना ये चाहिए कि सिफारतकारी के मैदान के अंदर चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन के सफर पर जारी रखे, और इस हद तक चाइना के साथ अपने एतमाद को बहाल कर ले कि चाइना पर भी ये नौबत आ जाए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में से अगर उसे कोई सेलेक्ट करना या चूज करने का मौका मिले तो वो जरा हिचकिचाए, वो जरा रुक जाए। अभी तो चाइना स्टेज के ऊपर है कि रत्ती बराबर भी हिचकिचाता नहीं है ना, फौरन पाकिस्तान की तरफ अपनी जानबदारी को जाहिर कर देता है। तो हमें सिफारतकारी करके चाइना के ऊपर इस हद तक एतमाद बना लेना चाहिए। तो ये इस हद तक अभी दो राय जो है वो पाई जा रही है। जबकि जब ये RIC बना था तो उस वक्त भी जो चाइना की जो थिंकिंग थी, मैं यहाँ पर चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दूं,
कि चाइना ये कह रहा था कि रशिया ने आरएससी बनाया है यूरोशिया आर्किटेक्चर को देखकर, यानी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू उसका नुक्ता नजर है, जियोपॉलिटिकल इसका मकसद है। लेकिन चाइना कह रहा था कि नहीं, हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों के ऊपर नहीं उलझना चाहिए, हमें मईशत को मेन रखना चाहिए। अगर हम तीनों ममालिक एक साथ हो रहे हैं तो उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ तिजारत होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। और ये वो वजह है कि